प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए अग्निवीर स्पेशल से संबंधित कुछ चीज़ों का डिस्कशन करने वाला हूं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है वो बार बार कॉल करके कह रहे थे या फिर कमेंट में कह रहे थे कि सर अग्निवीर के बारे में कुछ बता दीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने वही अग्निवीर स्पेशल के संबंध में क्या क्या सिलेबस में शामिल होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चूँकि ये जो अग्निवीर है ये आपका एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एसएसआर या फिर AA, MNR ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और शामिल कर दी गई हैं। और इसके संबंध में मैं पिछले लगभग 12 वर्षों से एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एसएसआर के पेपर को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। चूँकि जिस सेक्शन में मैं पहले रहता था उसमें ज़्यादातर एयरफोर्स नेवी के ही बच्चे, एसएससी के बच्चे हुआ करते थे। तो ये जो एयरफोर्स नेवी वगैरह के बच्चे एग्ज़ाम दे करके आते थे, चूँकि इसका पेपर तो आपका मार्केट में फ्लैश आउट होता नहीं है, तो ये जो भी पेपर बच्चे दे करके आते थे उसके कथनानुसार किस किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते थे, उसी के संबंध में मैं आप लोगों को आज बता देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि यही पैटर्न इस अग्निवीर वाले पेपर में भी फॉलो अप किया जाएगा। तो ज़्यादातर एक तरीके से आपका जो भी अग्निवीर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आपका नहीं पूछता है। डीपली का मतलब कि ज़्यादा एसएससी लेवल या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो भी क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं वो आपके स्टैटिक जीके के रूप में पुटअप किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन रहना मस्ट है, मतलब हर पेपर में एक तरीके से ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में श्योर एंड सर्टेन रहता है। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिए और अभी आपके पास समय भी है और इस समय को देखते हुए चाहें तो आप इन सारी चीज़ों की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें स्टैटिक जीके में आपका एक टॉपिक आता है यूएनओ। एक टॉपिक आपका क्या रहेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, यूएनओ। और इस यूएनओ के टॉपिक में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, और इसी यूएनओ के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, या फिर यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई, डेट के साथ याद रखिएगा। उसके बाद से यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है, मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं, और उसके बाद से यूएनओ के कुल कितने अंग हैं, और उस अंगों में आपका जो प्रमुख 6 अंग हैं उस 6 अंग में आपका महासभा पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसका वार्षिक अधिवेशन कब से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है, और विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है। तो ये एक तरीके से 2 महासभा पे फेवरेट क्वेश्चन के रूप में माने जाते हैं। दूसरा जो इसका अंग है वो है आपका सुरक्षा परिषद, और इस सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो क्वेश्चन आपका है कि सुरक्षा परिषद में कितने प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों 2 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। इसमें ज़्यादातर आपका स्थायी वाला क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो स्थायी सदस्यों की कुल संख्या 5 है, और इसका ट्रिक भी है, और वो ट्रिक है आपका ABCFR। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रसिया। इसी ABCFR को या स्थायी सदस्यों को दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद के सदस्य, स्थायी सदस्यों में किसे वीटो शक्ति दी गई है या किसे वीटो शक्ति नहीं दी गई है। तो यही 5 देश ऐसे हैं जिन्हें वीटो शक्ति प्रदान की गई है। तो किसे नहीं दी गई है, तो 3 इधर से रहेगा ABCFR से, और एक आपका हो जाएगा कोई इसमें से अलग कंट्री का नाम। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों से क्वेश्चन ये 2 प्रकार का बनता है। अब तीसरा अंग आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो अभी तक तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पर क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है। अब इसमें जो चौथा अंग पे पुटअप होता है और 5वें अंग पर वो है आपका सचिवालय, और इस सचिवालय में आपका मुख्य रूप से यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन हुआ,
या फिर यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है, और एक साल बिफोर भी आप चले जाइएगा कि यूएनओ का वर्तमान महासचिव या जो भी इनका क्रम है उस क्रम के एक वो पीछे का क्रम भी आप लोग देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और जो तीसरा या चौथा या जो भी अंग आपका है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, उसके बाद से इसकी कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कितने न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है। अब इसमें जब कितने न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था जिसने जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया, तो इसका आंसर हो जाता है आपका वी.एन. राव। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष पद पर कार्यरत होने वाला प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन पुटअप होता है। और उसके बाद से वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यरत भारतीय न्यायाधीश कौन है, जो कि ये क्वेश्चन आपका एनडीए वगैरह में भी कई बार रिपीट हो चुका है। चूँकि ये दलबीर भंडारी जो हैं ये 9 साल के लिए नियुक्त किए गए थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है और दोबारा इनका कार्यकाल रिपीट कर दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान में यही दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर भारतीय न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। तो इस पे एनडीए वगैरह में कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पुटअप हो चुका है। तो इस तरीके से आप अगर यूएनओ में देखेंगे तो यूएनओ में केवल आप महासभा तैयार कर लीजिए, महासभा पे केवल 2 क्वेश्चन, उसके बाद से सुरक्षा परिषद पे हमने 2 बताया 2 क्वेश्चन, और उसके बाद से सीधे जंप करिए आप सचिवालय सेक्रेटेरिएट पर और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे। तो 6 अंगों में इन 4 अंगों को आप विशेष तौर पर देख लीजिएगा। उसके अलावा यूएनओ में जो आपका मुख्य क्वेश्चन बनता है वो है आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड, फुल फॉर्म, यूएनओ का फुल फॉर्म। और इस यूएनओ के फुल फॉर्म में जैसे कि बहुत सारे अप्रत्यक्ष अंग हैं, जैसे अभी जितने अंगों के बारे में हमने बताया वो सभी क्या थे, यूएनओ के प्रत्यक्ष अंग थे। और अप्रत्यक्ष अंग में आपके जो भी अंग शामिल होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा WHO, ILO, IBRD, उसके बाद से फिर आपका यूनिसेफ, यूनेस्को, तो ये सभी क्या हैं, यूएनओ के अप्रत्यक्ष अंग हैं। तो इस अप्रत्यक्ष अंगों का क्या पूछेगा, तो फुल फॉर्म भी पूछता रहा है। इसके साथ साथ इन अप्रत्यक्ष अंगों के फुल फॉर्म के साथ इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुख्यालय। तो इस तरीके से इन अप्रत्यक्ष अंगों का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, उसके साथ साथ इनका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इतना आपका यूएनओ से कम 7-8 क्वेश्चन या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपको बनने की संभावना बनती है। तो अगर ये टॉपिक आप यूएनओ से पढ़ लेते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर शामिल रहता है। और अगर आपको और डिटेल इसके बारे में पढ़ना होगा तो यूएनओ का शुरुआत में ही हमारा वीडियो या क्लासेज शुरू में ही हमने डाला हुआ है, और इस अप्रत्यक्ष अंगों के मुख्यालय का ट्रिक वगैरह भी कि कितनी आसानी से उस ट्रिक के माध्यम से इनके हेडक्वार्टर के बारे में जाना जा सकता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यूएनओ का मेरा वीडियो आप शुरुआती दौर का आप देख सकते हैं। जब शुरू में मैंने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था या यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया था तो उस समय मैंने सबसे पहले यूएनओ का ही वीडियो डाला था, और उसमें आप देखेंगे कि ये बोर्ड जो है पूरा बड़ा ना होकर के हमने छोटे से स्तर पे स्टार्ट किया था। धीरे धीरे से हम अपना इस छोटे बोर्ड को हटा करके बड़ा बोर्ड ला करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए थे। तो एक टॉपिक आपका कौन सा हो गया, यूएनओ। उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक आ जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दूसरा कौन सा आ जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल डे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
अब इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस में जितने भी आपके 12 महीना के आपके जो दिवस हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसमें कोशिश ये करना चाहिए कि आपका जैसे कि जो 24 जुलाई को पेपर होना है, तो जुलाई के पेपर का मतलब ये हो गया कि मैं जहाँ तक अनुमान लगाता हूँ उसमें आपका 2 महीने पहले का और 2 महीने बाद का, इससे दिवस आने की संभावना प्रबल रहती है। तो दूसरे टॉपिक में आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस से भी आपका एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन रहेगा। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक आता है वो तीसरा टॉपिक आपका हो जाता है अंतरिक्ष विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान। और ये अंतरिक्ष विज्ञान में क्या चीज़ रहेगा, तो इस अंतरिक्ष विज्ञान में आपका जैसे कि परमाणु परीक्षण वगैरह जो हुआ था भारत में, पहला परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसरो का आपका प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ था, उसके साथ साथ परमाणु परीक्षण, फिर उसके बाद जो भी इसके आपके वो होते हैं रिसर्च सेंटर, उस रिसर्च सेंटर के बारे में भी पूछता है कि रिसर्च सेंटर में कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। इस तरीके से उसके साथ साथ जो भारतीय प्रक्षेपास्त्र हैं, भारतीय प्रक्षेपास्त्र में आपका जैसे कि पृथ्वी हो गया, पृथ्वी यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाला कौन सा प्रक्षेपास्त्र है, तो पृथ्वी हो गया। उसके बाद से अग्नि मिसाइल के बारे में, फिर उसके बाद से ऐसा टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, नाग वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें, नाग हो गया, त्रिशूल हो गया, उसके बाद से आपका पृथ्वी हो गया, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, इसमें अग्नि थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ जो भी इसकी रेंज है उसका रेंज पूछ देता है कि अग्नि फर्स्ट का रेंज कितना है, कितने किलोमीटर तक ये वार कर सकती है, अग्नि 5 का रेंज कितना है, आकाश मिसाइल के बारे में जो ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है। तो इस तरीके से आपका ये अंतरिक्ष विज्ञान में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। उसके साथ साथ आपका परमाणु विद्युत गृह के बारे में कि कौन कौन सा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद से आपका जो चौथा टॉपिक आता है वो है आपका डिफेंस। डिफेंस यानी कि रक्षा प्रतिरक्षा संगठन। और इस रक्षा प्रतिरक्षा संगठन में आपको विशेष तौर पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में पढ़ना है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बारे में पढ़ना है। अब इसमें जैसे कि थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, उसके बाद से प्रथम थल सेना चीफ कौन हुआ, थल सेना का आदर्श वाक्य क्या रहा है, उसके बाद से ये सारी चीज़ें तीनों में कॉमन हो जाती हैं कि वायुसेना का दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना का आदर्श वाक्य, मतलब तीनों जितने भी हमने पॉइंट बताया कि थल सेना का दिवस, उसके बाद से थल सेना का आदर्श वाक्य, प्रथम थल सेना अध्यक्ष, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें तीनों सेनाओं में क्या कर लेंगे आप लोग, कॉमन के रूप में रख लेंगे। उसके बाद से इन तीनों सेनाओं की कमान, मतलब कौन सी कमान किस जगह पर स्थित है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एक आने की संभावना रहती है। जैसे कि आपका पूछ दिया कि थल सेना की मध्य कमान कहाँ स्थित है, तो मध्य कमान आपका लखनऊ में स्थित है। तो इस तरीके से ये तीनों सेनाओं का कमान और उसके साथ साथ जो अभी हमने इसके पहले बताया कि इनका दिवस, उसके बाद से सबका चीफ, प्रथम चीफ देख लीजिए और उसके बाद से वर्तमान चीफ के बारे में देख लीजिए। तो ये आपका रक्षा प्रतिरक्षा संगठन हो गया। उसके बाद से आपका स्टैटिक जीके में और जो पार्ट बन जाता है वो बनता है आपका 5वां प्रमुख लोक नृत्य। प्रमुख लोक नृत्य। अब प्रमुख लोक नृत्य में पहले जो पैटर्न हुआ करता था, उस पहले पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछा करता था कि सीधे सीधे कि बिहू लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है। तो सीधे सीधे ये होता था कि बिहू लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। कुछ समय के पश्चात इसी बिहू नृत्य को अगले साल इस तरीके से पूछा कि बिहू नृत्य वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। अब वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है, तो 3 बार मनाया जाता है।
तो इस तरीके का क्वेश्चन अब लोक नृत्य से बनने लगे हैं। इसके साथ साथ जो भी आपका भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, उसके बाद से बिहू है, पीखू पीला है, इन नृत्यों से संबंधित नर्तक या व्यक्तियों का नाम भी अब पूछना शुरू कर दिया है। जैसे कि श्रीदेवी का संबंध किस नृत्य से है, हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है। तो अब इस तरीके से इन नृत्यों से संबंधित नर्तक का भी नाम आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य और लोक नृत्य के साथ साथ इनके नर्तक कौन कौन किस नृत्य से संबंधित होता है। उसके साथ साथ इसी नर्तक में वाद्य यंत्र पूछता है कि कौन सा वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। जैसे कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, शहनाई से। उसके बाद से उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किससे है, उसके बाद से जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तो ये जो भी आपके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और उस वाद्य यंत्र के वादक, ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा है। वाद्य यंत्र तथा वादक। तो ये आपका 5वां टॉपिक हो गया। उसके बाद से 6वें टॉपिक में आपका आ जाता है खेल। और खेल में आपको कई चीज़ें देखनी होगी। खेल में ये है कि खेल से संबंधित पुरस्कार भी पूछ देता है करंट अफेयर्स में। उसके बाद से आपका खेल पुरस्कार के अलावा खिलाड़ियों की संख्या पूछ देता है कि कौन सा खेल में कितने खिलाड़ी पाए जाते हैं, खिलाड़ियों की संख्या। उसके बाद से इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या में ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा है कि वह कौन सा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो आपका रग्बी फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या लगभग 15 होती है। मतलब एक साइड से कितने खिलाड़ी, 15। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आया है। उसके बाद से खिलाड़ियों की संख्या के बाद आपका कप एवं ट्राफियाँ, जैसे कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है, या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप किससे संबंधित है। तो इस तरीके से कप एवं ट्रॉफियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो खेल में आपको इतनी सारी चीज़ें देखनी होगी। और उसके बाद से 7वां जो आपका पोजीशन आ जाता है, वो 7वां आता है देश राजधानी मुद्रा। देश राजधानी मुद्रा। और इस देश राजधानी मुद्रा में आपको पूरा याद रखना होगा। इसमें कभी कभी देश के साथ राजधानी पूछ देता है, तो कभी कभी किसी देश के राजधानी की मुद्रा क्या है। तो इस तरीके से ये 7वां टॉपिक हो गया। उसके बाद से 8वां पोजीशन हो जाता है राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड। राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड। और ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है, इस राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में उठा देगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माणकर्ता कौन था, पिंगली वेंकैया। उसके साथ साथ राष्ट्र ध्वज में कुल कितनी पट्टियाँ होती हैं और वो कौन कौन सी पट्टियाँ किस चीज़ का नेतृत्व करती हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है राष्ट्र ध्वज का अनुपात कितना होता है, एवरेस्ट पर पहली बार राष्ट्र ध्वज कब फहराया गया। उसके बाद से राष्ट्र ध्वज में जो हमारे भारतीय राष्ट्र ध्वज में जो 24 तीलियों वाला चक्र है, वो चक्र किस रंग का होता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में आपका राष्ट्र ध्वज के बारे में। फिर आपका आ जाता है राष्ट्रगान, और उस राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई, सर्वप्रथम यह राष्ट्रगान कब गाया गया। उसके बाद से यह राष्ट्रगान सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसके अलावा इस राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई, तो कितना सेकंड लगता है राष्ट्रगान को गाने में। इसके साथ साथ आपका जो राष्ट्रगान है, वो राष्ट्रगान इमरजेंसी में कितने सेकंड में ख़त्म किया जा सकता है।
तो ये राष्ट्रगान पे आपका क्वेश्चन इतना बनता है। उसके बाद से आ जाइए आपका राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत का लेखक कौन था, सर्वप्रथम राष्ट्रगीत जो है वो कब गाया गया, उसके बाद से संविधान सभा ने इस राष्ट्रगीत को कब अपनाया था, इसका धुन किसने तैयार किया था। राष्ट्रगान का भी धुन पूछा हुआ है क्वेश्चन कि राष्ट्रगान की धुन किसके द्वारा बनाई गई। तो इस तरीके से ये राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया। और तीसरा इसमें राष्ट्रीय प्रतीक में आपको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में पढ़ना होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। अब उस राष्ट्रीय चिन्ह में अशोक स्तंभ के बारे में जानना होगा और उस अशोक स्तंभ में किन किन जानवरों के चित्र बने हैं और वह अशोक स्तंभ कहाँ पर रखा गया है और वो जो जानवरों का चित्र है वो किसका किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि सांड है तो सांड जो है वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, तो सांड जो है एक भारतीय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरीके से आपका घोड़ा है तो घोड़ा अदम्य शक्ति और साहस का प्रदर्शन करता है। तो इस तरीके से आपके जानवरों का प्रतीक के रूप में जो अपनाया गया है उसको भी आप लोगों को तैयार करना होगा। फिर उसके बाद से आ जाता है राष्ट्रीय खेल और इस राष्ट्रीय खेल में हॉकी में आपका हॉकी स्टिक की लंबाई भी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है। उसके बाद से हॉकी गेंद का वज़न कितना होता है, फिर हॉकी के फील्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। उसके साथ साथ आपका पहली बार भारत हॉकी वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था और उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो ये आपका राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन। राष्ट्रीय पक्षी से कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर है और उस मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस तरीके से आपका राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, राष्ट्रीय पशु के बारे में, राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम पैथरा टाइग्रिस लिन्नायस है। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय पशु पर क्वेश्चन पूछता है। अब इसी राष्ट्रीय पशु को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाया जाता है, ये भी कई परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद से बाघ संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। और राष्ट्रीय फल के बारे में, तो जितने भी आपके राष्ट्रीय प्रतीक हैं भारत के, वो सभी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना होगा क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। उसके बाद से संसद का नाम 9वां में आपका हो जाएगा संसद का नाम, मतलब किस देश की संसद का क्या नाम है। जैसे नेपाल की संसद का क्या नाम है, तो नेपाल की संसद का नाम आपका जातीय संसद है। अफ़गानिस्तान की संसद का क्या नाम है, सोरा है। यूएसए की संसद का क्या नाम है, तो ये आपका कांग्रेस है। तो इस तरीके से संसद का नाम हो गया। ये छोटे छोटे हैं टॉपिक हैं आपके जिसको कि देखना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका हो जाता है कि देशों की समाचार एजेंसी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछता रहता है। समाचार एजेंसी जैसे कि बख्तार न्यूज़ किस देश की समाचार एजेंसी है, तो ये अफ़गानिस्तान की है। बेल्जियम की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो बेल्गा है। ईरान की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, इरना है। भारत की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। उसके बाद से यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है। तो ये समाचार एजेंसी भी आप लोगों को 8-10 देशों का देखना होगा। समाधि स्थल से भी क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षाओं में कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो बी.आर. आम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम आपका चैत्रा भूमि है। जगजीवन राम की समाधि स्थल का क्या नाम है, इंदिरा गांधी। तो समाधि स्थल से भी क्वेश्चन आप इसको पुटअप कर लीजिएगा। भौगोलिक उपनाम से क्वेश्चन आता है कि भौगोलिक उपनाम में आपका जिस तरीके से भूगोल से संबंधित है कि फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है, या फिर इंग्लैंड का बागीचा किसे कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, झीलों का देश किसे कहते हैं, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षाओं में भौगोलिक उपनाम से भी एक क्वेश्चन आपका
निश्चित रहने की संभावना रहती है। उसके बाद ऐतिहासिक स्थल जरूर देख लीजिएगा, हिस्ट्री वगैरह के पार्ट से एक क्वेश्चन आ जाता है। ऐतिहासिक स्थल में आराम बाग कहाँ स्थित है और इसका निर्माण करता। तो जितना भी आप ऐतिहासिक स्थल देखिएगा वो कहाँ स्थित है और उसका निर्माण करता कौन रहा है। जैसे विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में, और इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो इसके निर्माणकर्ता राणा कुंभा थे। तो छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सारी चीज़ें आपको ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है और उसके निर्माण करता, तो ये ऐतिहासिक स्थल का टॉपिक हो जाता है। उसके बाद से आपका खेलों से संबंधित प्रमुख स्टेडियम से भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ स्थित है। इसके साथ साथ खिलाड़ियों का उपनाम कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, तो हरियाणा हरिकेन जो है वो कपिल देव को कहा जाता है। जल परी किसे कहते हैं, तो बुला चौधरी को कहा जाता है। गोल्डन गर्ल जो कि दीपा कर्माकर हैं, जो कि जिम्नास्टिक ओलंपिक में भाग लेने गई थी और कुछ पॉइंट से ये मेडल हासिल करने में असफल हुई और जिम्नास्ट में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। तो दीपा कर्माकर का उपनाम क्या है या किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहते हैं, सर्गेई बुबका। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में फुल फॉर्म से, यहाँ तो आपका यूएनओ से रिलेटेड फुल फॉर्म रहेगा, लेकिन बाकी में आपका जो जनरल वे में जो आपके जीवन में रोज़मर्रा के जीवन में दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उससे संबंधित आपका फुल फॉर्म आ जाता है। जैसे कि सबके घर में इस समय एलईडी एलसीडी टीवी है, उसके बारे में पूछ देगा। बीपीएल कार्ड जो है वो लगभग हर गरीब परिवार के बीच में रहता है, तो बीपीएल का पूछ देगा। उसके बाद से आपका जीपीएस रोज़ आप यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म पूछ देगा। ओएमआर जो आप परीक्षाओं में देने जाते हैं उस ओएमआर का फुल फॉर्म, मतलब एक तरीके से इस टाइप के जो फुल फॉर्म होते हैं वो आपके जीवन में रोज़ न रोज़ किसी न किसी रूप में एक आध महीने में 2-4 महीने में आपके जीवन में आपके सामने से गुजरते हैं और उसका फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, केवल शॉर्ट नेम ही पता रहता है। तो रोज़मर्रा से संबंधित जो भी आपका फुल फॉर्म है उस फुल फॉर्म को देख लीजिएगा। वाईफाई सब लोग इस समय यूज करता है, उसका क्या है। उसके बाद से आपका जो आ जाता है वो है आपका पुरस्कार, और इस पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है। नदियों के किनारे बसे नगर, ज्योग्राफी में एक पोर्शन और आ जाता है कि नदियों के किनारे बसे नगर में कौन सा नगर किस नदी के तट पर बसा है। उसके साथ साथ नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना का मतलब हो गया कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। उसके साथ साथ वचन व नारे आ जाता है। और पुस्तक लेखक, पुस्तक लेखक में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास से संबंधित पुस्तकों का नाम और लेखक पूछ देता है। जैसे कामसूत्र जो है ये प्राचीन इतिहास की पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, मिताक्षरा। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन। मिताक्षरा जो है वो मिताक्षरा का लेखक कौन है, ये भी प्राचीन इतिहास, विज्ञानेश्वर हैं। उसके बाद से आपका आधुनिक इतिहास में हो जाता है नेशनल हेराल्ड पुस्तक का लेखक कौन है, या फिर गुब्बारे खातिर का पुस्तक का लेखक कौन है। उसके पंचतंत्र हो गया, बुद्ध चरित हो गया। तो ये जितने भी प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन की पुस्तकें हैं इसमें से भी एक आध क्वेश्चन पुस्तक लेखक में आ जाता है। अगर ये नहीं आएगा तो करंट अफेयर्स में हाल फिलहाल की जो भी पुस्तक लिखी गई है उसका लेखक पूछ देता है। तो इस तरीके से ये जो भी आपका सिलेबस है, इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करना चाहें तो भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ये सारी चीज़ें भी एक आध क्वेश्चन के रूप में आ जाती हैं। तो ये आपका टोटल अग्निवीर से संबंधित सिलेबस जो कि विगत 12 साल से जो मेरा अनुभव रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा करता था। तो अगर इतना भी आप तैयार कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जीके का पोर्शन आपका टोटली कवर अप हो जाएगा। और इसके साथ साथ हो सके तो मैं यूट्यूब चैनल पे ही ये सारी चीज़ों को स्टैटिक जीके के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।